तो आज हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगले लेक्चर को कवर करेंगे और इसमें आज हम लोग सीखेंगे माइक्रोस्टोन के बारे में। हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था कि किस तरह से आप p2 इलेक्ट्रॉन का या d2 इलेक्ट्रॉन के आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाएंगे, टर्म सिंबल स्प्लिटिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पिछले क्लासेस में कवर कर चुके थे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग जो कवर करेंगे उसमें होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज की माइक्रोस्टोन है कि वहां पर आपको सोचना में पड़ गया था कि आप p इलेक्ट्रॉन का 15 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल बनता है तो कैसे बनता है। अगर मान लीजिए कि वहां p2 पे था तो 15 ऑर्बिटल बना था, अगर वहीं पर p3 होता तो क्या होता, या p4 होता तो क्या होता। तो इस तरह की कंसेप्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग माइक्रो स्टेट का कंसेप्ट यूज करेंगे। मान लीजिए कि वहां पर हमने d2 ऑर्बिटल यूज किया तो वहां पर 45 ऑर्बिटल आपको मिल गया, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर d2 की जगह पर d3 होता, d4 होता, d5 होता, d6 होता, d7 होता, तब क्या करते हैं। तो इस तरह के कंसेप्ट में अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर पूछ दिया जाए कि बताइए आपके पास किसी ऑर्बिटल में जिसका d5 ऑर्बिटल है उसमें कितने ऑर्बिटल बनेंगे, उसमें कितने क्या कहते हैं टर्म सिंबल ऑर्बिटल बनेंगे। तो ऐसे कंसेप्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये माइक्रो स्टेट कंसेप्ट को लेकर आते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कुछ छोटे से कंसेप्ट सीखेंगे जिसका नाम होता है फॉरबिडन कंसेप्ट। फॉरबिडन कंसेप्ट में क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह जब रोटेट करते हैं तो ऐसी स्थिति में उसका एस डेल्टा एस की वैल्यू 0 होने पर क्या होता है, डेल्टा एल की वैल्यू 0 होने पर क्या होता है, या डेल्टा एस की वैल्यू +-1 होने पर क्या होता है। इसके कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आखिरी कंसेप्ट हम लोग कवर करेंगे कि जो हम लोग आपको याद होगा कि डी ऑर्बिटल जब स्प्लिट करता है तो वो 5 डिजेनरेटिव ऑर्बिटल में टूटता है, dx2 dy2 dxy dyz dzx dx2 y2 और dz2, ठीक है। तो उसी तरह से अगर तो उसमें जो स्प्लिटिंग करता है तो टूटता है दो भाग में, एक होता है ईजी और एक t2g, आपको डी ब्लॉक में पढ़ाया जाता है या आप अभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़े वहां भी पढ़ाया गया है। तो जब डी ऑर्बिटल दो भाग में टूटता है t2g और eg, तो f ऑर्बिटल टूटता है तो कितने भागों में टूटता है, d टूटता है 2 भागों में तो f कितने भागों में टूटता है। हम इस सब के कंसेप्ट के बारे में आज इस लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। आइए हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला टर्म है कैलकुलेशन ऑफ माइक्रोस्टोन। तो कैलकुलेशन ऑफ माइक्रोस्टोन में आप पहले डिफिनेशन लिखिए, द डिफरेंट अवे इन विच द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्युपाई the orbital specified by the configuration are called the microstate, लिखिए दिस microstate differ from one another slightly in energy. The number of microstate may be calculated from the number of orbital and the number of electrons. तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का एक फॉर्मूला आता है NR = फैक्टोरियल ऑफ n। ध्यान रखिए फैक्टोरियल टर्म होता है, यूज करते हैं हम सिंबल फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। बायो के बच्चों को थोड़ा फैक्टोरियल शब्द से डर लगता है, पर मैथ वाले बच्चों को बहुत अच्छे से इसके बारे में पता है। तो n r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो नीचे लिख लीजिए वेयर n इज the twice the number of, ध्यान रखना n is twice the number of orbitals and r is the number of electrons, ठीक है। अब हम एक एक करके फॉर्मूला को यूज करते हैं। मान लीजिए अभी हमने कहा P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, अगर हमारे पास P2 कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या करेंगे, यहां पर P2 है मतलब P ऑर्बिटल है,
तो p ऑर्बिटल कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये p सबसेल में, अब ऐसे सबसेल लिख दो, सबसे अच्छा रहेगा। p सबसेल में कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल, px, py, pz। अब वो कहा कि जब हमें n लिखना होगा तो n इक्वल टू क्या लिखेंगे? ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल, मतलब n फैक्टोरियल की वैल्यू कितना आएगा? जो अगर मान लो n निकालना हो तो, ठीक है, पहले n निकालते हैं, उसके बाद तो n इक्वल टू कितना? 3 है, तो ट्वाइस ऑफ 3 यानी कि 6। और r इक्वल टू कितना है? 2। p2 कॉन्फ़िगरेशन है तो r इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब रखो फैक्टोरियल पर, n r इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4, कितना हमारे पास, सॉरी r है, तो r की वैल्यू कितना? 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि एक मल्टीप्लीकेशन होता है, जो वैल्यू आपको दी गई रहती है वहां से लेकर आप मिनिमम वैल्यू तक जाते हो। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5, जो हमारे पास डाटा है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसे कहते हैं हम लोग फैक्टोरियल। जहां से रहता है वहां से मिनिमम वैल्यू तक जाते हैं। 2 के कितना होगा? 2 इंटू 1, और ये 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, तो लिख सकते हैं इसको 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब इसको देखो, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 2 से 2, 1 से 1, यहां से आ गया 2, 2 तिहाई 6, तो कितना आ गया? 15 माइक्रो एस्टेट। अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था कि P2 और कॉन्फ़िगरेशन के लिए टोटल कितने ऑर्बिटल बने थे? 15 बने थे। देखो तो ये आ गया 15। तो आप इस तरह से आसानी से किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके लिए P3 के लिए दिए जाए तो P3 के लिए यहां पर n की वैल्यू क्या होगा? चूंकि P अभी भी है तो 6, और n की वैल्यू क्या होगा? यहां r की वैल्यू कितना आएगा? 3। r मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहां से निकालोगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन कितना? 3 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, और 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू कितना? और घटाओगे 3 हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, आप काट दो, जो कट रहा है उसको काट दो। 3 से 3 गया, 1 से 1 गया, उसके बाद और भी कुछ कट रहा है क्या? 2 दूना 4 हो गया, ठीक है, और 3 दूना 6 हो गया। नीचे की सारी कहानी खत्म, अभी बचा है देख लो कुछ बचा है क्या। तो यहां पे आप देखो किसी की वैल्यू आपकी बची हुई है क्या? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो यहां हो गया 3, यहां पर 3 हो गया, 6 में से 3 घटेगा 3, तो 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहां हो गया 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, सॉरी 2 इंटू 1। ठीक है, 2 से 2 गया, तो 5 टू जा 2, यानी कितना आ गया? 20 माइक्रो स्टेट। तो अगर P3 होगा तो कितना आएगा? 20 आएगा। इस तरह से आप किसी को भी कैलकुलेट, तो P2 P3 P4, एक क्वेश्चन आता है आपकी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, जब आप बीएससी एमएससी के जब आप एंट्रेंस देने जाते हो ना, वहां पर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ कितना ऑर्बिटल बनेगा। P3 अगर हमारे पास या P4 रहेगा तो उसके कितने ऑर्बिटल बनके तैयार होंगे। तो आप इस फॉर्मूला को वहां पे यूज कर सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इसी फॉर्मूला को अगर मान लीजिए आप घर पे बैठकर P4 P5 P6 P7 का कैलकुलेट, P6 तक कैलकुलेट करिएगा, क्योंकि P6 तक ही होता है, यानी कि P7 कैलकुलेट करना, क्योंकि P में मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल होता है और 2-2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो मैक्सिमम P6 तक जाएगा। ठीक है, अगर हम D2 कॉन्फ़िगरेशन को कैलकुलेट करें, D2 कॉन्फ़िगरेशन को कैलकुलेट करें, तो बताओ यहां पर n की वैल्यू कितना होगा? D है, तो D में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। D में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिसका नाम होता है dxy dyz dzx dz स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर। तो D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो n की वैल्यू कितना होगा? 10, क्योंकि ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल। और r की वैल्यू कितना है यहां पर? 2। तो अब निकालो यहां से n r, तो कितना निकल कर आएगा? होता है फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल।
ये होता है ना फॉर्मूला। n की वैल्यू है 10, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब यहां r की वैल्यू रखो, तो 2 इंटू 1, और 10 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 8, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब जब जो कटने वाला उसे काटो, 8 7 6 5 4 3 2 1, 8 7 4 5 3 2 1, कट गया, 2 बच गया, 2 बचे 10, कितना आ गया 45 माइक्रो स्टेट। आप अगर याद होगा तो हमने पढ़ाया था कि D2 के लिए कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 45 ऑर्बिटल होते हैं। तो आप इससे बहुत आसानी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत सिंपल है। आप D2 ले लो, D3 ले लो, D4 ले लो, D5 ले लो, आपके पास जो मिले उसे कैलकुलेट कर सकते हो। घर बैठकर D1 से लेकर और D10 तक कैलकुलेट करना, ठीक है। और कैलकुलेट करके हमको बताना कि इसका माइक्रोस्टेट की वैल्यू कितनी होती है, हमें बताना है। कैलकुलेट करके जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि हाँ हमने कैलकुलेट किया और कितना वैल्यू लेकर आए, ठीक है। और सबसे P1 से लेकर P6 तक कैलकुलेट करना और हमें इसकी दोनों की वैल्यू बताना है आपको। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें बता के जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आपको इस समझ में कंसेप्ट आया होगा तो, ठीक है। चलिए, तो यहां से आप क्या करेंगे, D1 से लेकर D10 तक और P1 से लेकर P6 तक आप इसे वैल्यू को कैलकुलेट करके हमें बताएंगे। तो अब ये है इसकी बेसिक कंसेप्ट। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्स। अब इसकी सबसे डिफिकल्ट पोर्शन की तरफ हम लोग एंट्री कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कहते हैं कि जो भी हमारे पास स्पेक्ट्रा होता है, तो कहते हैं कि जो भी हमारे पास स्पेक्ट्रा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन जब है हायर एनर्जी लेवल से, जब ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होता है वह जब हायर एनर्जी लेवल से, सॉरी लोअर एनर्जी लेवल से जब हायर एनर्जी लेवल में जाता है, तो आपको याद होगा कि हमने जब आप पढ़ेंगे वहां पर इसी कंसेप्ट में आपको हम लोग शुरू में ही पढ़ाए थे, या जब आप पढ़ेंगे वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप सेकंड ईयर के क्लास में, तो वहां आपको बताया जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, जहां पर बियर्स थ्योरी आता है कि जब उससे रोटेट करता है तो रोटेट के दौरान जो होता है वो लोअर एक्साइटेड स्टेट से जब लोअर ग्राउंड स्टेट या लोअर स्टेट से जब हायर स्टेट में जाता है, तो वहां पे 3 फैक्टर काम करता है। इलेक्ट्रॉन के रोटेशन में 3 फैक्टर, एक इलेक्ट्रॉन का रोटेशनल एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। 3 एनर्जी जो होता है उसको ट्रांजिशनल एनर्जी भी कहते हैं। 3 एनर्जी जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में लाने के लिए काम करता है, ठीक है। अब समझो, तो कहा कि इसी स्टेट में हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से उठाकर किसी दूसरे स्टेट में डालना होगा, तो ऐसी स्थिति में उसके एनर्जी में चेंजिंग आएंगे। तो जो एनर्जी में चेंजिंग आएंगे, इसी एनर्जी की चेंजिंग को ही आगे चलकर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमारे पास आया, तो इस चीज को क्या कहा गया कि जब हमारे पास सिलेक्शन होता, जो ट्रांजिशन होता है, या कि लोअर लेवल से हायर लेवल पर होना और उसमें क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में एक कंसेप्ट आई, हम लोग कहते हैं फॉरबिडन कंसेप्ट, ठीक है। फॉरबिडन कंसेप्ट में क्या कहा गया कि जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिपेंड करेगा कि उसका स्पिन रोटेशन और एंगुलर रोटेशन क्या है, ठीक है। वो अगर स्पिन रोटेशन की वैल्यू में अगर एस की वैल्यू, मान लीजिए कि जो रोटेशन हमारे पास मिलेगा अगर वह सिमिलर, अगर सेम स्प्लिटिंग के साथ काम करता है, तो उनकी रोटेशन और जो डिफरेंट स्प्लिटिंग के साथ के जो काम करता है उसकी रोटेशन दोनों में काफी अंतर आता है। दूसरी चीज, उसी तरह से जब एंगुलर मोमेंट, एंगुलर रोटेशन की बात आती है, जब एल की वैल्यू आती है, तो कहते हैं कि अगर एल इजकल टू 0 हो तब की कहानी, और एल इजकल टू +1 और -1 हो तब की कहानी में काफी डिफरेंस आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले इस कंसेप्ट को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बारी बारी से एक एक कंसेप्ट को कवर करते हैं। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट पोर्शन है, पर उतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए आप एक काम करिए, लिखिए द स्पेक्ट्रा
which are obtained when electrons are permuted from one energy level, ब्रैकेट में लिख लेना ग्राउंड स्टेट, टू हायर एनर्जी लेवल, ब्रैकेट में लिखो एक्साइटेड स्टेट, आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस. There are high energy and are always accompanied by lower energy vibrational and rotational energy, rotational transition. The vibrational and rotational energy level are so close in energy, and these cannot be resolved into separate absorption band, and they cause considerable bond lining of electronic absorption, peak in the DD spectra. The bandwidth are usually on the order of 1000 to 3000 सेंटीमीटर इनवर्स या पर सेंटीमीटर इसको बोलते हैं. दिस रूल गवर्निंग दिस ट्रांजिशन आर कॉल्ड selection rule. If the transition of electron take place according to a set of criteria, it is an allowed transition. If not, it is called forbidden transition. थोड़ा सा अगर हम फास्ट बोले होंगे तो आप वीडियो पॉज करके लिख लेना, क्योंकि आप क्लासरूम की तरह अगर हम धीरे धीरे लिखवाना शुरू करेंगे तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग को भी कंसेप्ट कम कवर हो पाएगा इस तरह से. उन्होंने कहा कि जो भी इलेक्ट्रॉन होता है जब वह लोअर एक्साइटेड स्टेट से जब हायर एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इस तरह के जो ट्रांजिशन होता है उससे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. ठीक है, सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन तीन एनर्जी पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी. लेकिन इसके तो बाकी जो रोटेशनल और क्या कहते हैं रोटेशनल और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जो होता है उसकी वैल्यू, उसकी एनर्जी की वैल्यू इतना ज्यादा नहीं होता है कि वो ज्यादा इफेक्ट शो करेगा. ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इनकी वैल्यू लगभग एक बराबर होती है. ठीक, तो ऐसी स्थिति में इनका रेंज जो होता है करीब 1000 to 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होता है. कहा कि जो इस रूल को फॉलो करता है, जो ये एनर्जी रूल को फॉलो करता है जब वो आगे ऑर्बिटल में जाता है, तो इस तरह के जो रूल जो फॉलो करता है, जो सारे क्राइटेरिया को फॉलो करता है, इसको हम लोग आगे चल करते हैं हम लोग अलाउड ट्रांजिशन. जो सारे क्राइटेरिया को फॉलो करता है उसे कहते हैं हम लोग अलाउड ट्रांजिशन. और जो क्राइटेरिया इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है, मतलब क्या कि जो डीडी ऑर्बिटल को फॉलो करता है, समझ लो ऐसे डीडी ऑर्बिटल रूल को फॉलो करता है, मतलब क्या कि जो भी हमारे पास ऑर्बिटल होगा वो क्या करता है, एक बराबर एनर्जी के साथ काम करेगा. और इनके बीच में आपको पढ़े होंगे जब ट्रांजिशन सीरीज होता है तो वहां पर डीडी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं. तो जो भी डीडी ऑर्बिटल रूल को फॉलो करेगा वो जो होते हैं उसे अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं. और जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है, ये सारे क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है, उससे हम लोग आगे चलकर कहते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन. हम आगे कवर करेंगे कि फॉरबिडन ट्रांजिशन के कंसेप्ट क्या होते हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट. अब एक काम करिए, अगला हेडिंग डालिए सिलेक्शन रूल. उसमें लिखिए पहला पॉइंट, द
पहला पॉइंट लिखिए, ट्रांजिशन इन विच देयर इज चेंज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन इन विच देयर इज चेंज in the number of unpaired electrons in going from a lower to higher energy state are referred to as spin or multiplicity forbidden. Multiplicity forbidden. This means that transition is only those excited states are considered which have the same multiplicity, as the ground state, that is also known as del S0 rule. del S0 रूल। तो क्या कहा कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है वो जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे पास जो भी मिलता है, यानी कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब एक एक्साइटेड स्टेट से दूसरे एक्साइटेड स्टेट में जब जाता है तो ऐसी स्थिति में या हायर लोअर स्टेट से क्या करता है, हायर स्टेट में जाता है, तो इसी को आगे चलकर हम लोग कहते हैं स्पिन या मल्टीप्लिसिटी फॉरबिडन। ध्यान रहे, उसका जब भी रोटेशन करेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही भागता है, क्योंकि जब पेयर्ड होगा तो ऐसी स्थिति में उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब एक ग्राउंड स्टेट से उठ के जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इस तरह की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या चीज, स्पिन या मल्टीप्लिसिटी फॉरबिडन। ठीक है, अब कहा कि जो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट होता है वो हमारे पास सेम मल्टीप्लिसिटी का कंसीडर होता है। अभी हम आपको बताएंगे, मतलब कि अगर मान लीजिए कि अगर P3 है, यहां पर अगर P3 है और P3 से अगर F3 में जाता है, ये P3 से अगर F3 में जाता है तो यहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहां पे मल्टीप्लिसिटी जो होगी वो हमेशा क्या होगी, यहां पर सेम होगी। ठीक है, तो कहा कि जब भी एक लेवल से, चूंकि ये मान लीजिए कि ये ग्राउंड स्टेट से अगर या S3 से अगर P3 में जाता है तो ग्राउंड स्टेट से उठ के जाता है एक्साइटेड स्टेट में, तो यहां पर सबकी मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। इसलिए हम लोग कहते हैं इसको स्पिन फॉरबिडन या मल्टीप्लिसिटी फॉरबिडन। क्लियर? चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए। या आप एक काम करें, इसको एग्जाम्पल समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप एग्जाम्पल बना भी सकते हैं, इसको एग्जाम्पल बना लीजिए। यहां पर एस इक्वल टू कितना है, 1 है, तो एस की वैल्यू या तो प्लस माइनस भी 1 हो सकता है या 1 हो सकता है। इसी को आगे चलकर हम लोग कहते हैं वीक फॉरबिडन। फॉरबिडन तो हो ही रहा है पर थोड़ी सी इसकी वैरायटी जो कहते हैं हम लोग वेरी वीक फॉरबिडन। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए। द मॉलिक्यूल्स हैविंग अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, molecules having a center of symmetry, transition which do not involve in change in subsidiary quantum number, del L इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, आर फॉरबिडन These forbidden transitions are called
ट्रांजिशन, लेपोर्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन, लेपोर्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन, लेपोर्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो क्या कहा कि जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होता है अगर वह सेम ऑफ सिमेट्री काम कर रहा है, मतलब कि हमारे पास अगर जो भी ऑर्बिटल मिले, मतलब कि जो चेंजिंग आ रही है, मान लें कि +1 और -1, मान लीजिए कि अगर सिमेट्री का हो, सिमिलर सिमेट्री हो, मतलब अगर ये +2 +1 0 -1 और ये -2 है, अगर सपोज करिए डी के ऑर्बिटल के लिए, ठीक, वो हम डी के लिए हो, एल के लिए हो, किसी पी के भी, किसी के भी ले सकता है, अगर मान लीजिए पी के लिए ही हो। तो कहा कि अगर सेम ऑफ सिमेट्री, माइनस अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है तो एक इलेक्ट्रॉन कहां हो, यहां पे हो, तो ये डेल एल कितना आएगा, चेंज कितना आएगा, +2 से -2 0, या यहां पे +1 हो 0 -1, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां एक इलेक्ट्रॉन यहां हो तो चेंज इन कितना आएगा, डेल एल इक्वल टू कितना, 0, -1 से +1 आ रहा है या +1। तो ऐसी स्थिति में चेंजिंग आती है अगर वो सेम प्लेन ऑफ सिमेट्री पे काम कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास जो भी फॉरबिडन प्राप्त होता है, इस प्रकार के फॉरबिडन को हम लोग कहते हैं लेपोर्ट फॉरबिडन या लेपोर्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास ट्रांजिशन इन्वॉल्व होता है तो इसमें चेंजिंग क्या होती है, इसमें अगर एस के लिखे तो उसमें चेंजिंग हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारे पास लेपोर्ट ट्रांजिशन हमारे पास अगर कौन सी जो होती है अलाउ करता है, मान लीजिए कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर अगर आ जाए, या आप अगर मान लो हम जो अगर जनरली अगर हम एस को लेकर या एल एस किसी सिस्टम को लेकर आओ, अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये आपका पी का है +1 0 -1, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां और यहां है तो एल की वैल्यू कितना आएगा, +1। अगर इलेक्ट्रॉन एल इक्वल टू कितना हो, अगर मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन एक यहां और एक यहां हो तो एल इक्वल टू कितना, 0। अगर यही इलेक्ट्रॉन यहां और यहां हो, सॉरी यहां और यहां हो तो एल इक्वल टू -1। तो जहां पे अगर एल की वैल्यू हमारे पास ये डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में काम करेगा कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है, और इसी के आधार पर हम लोग अलाउ देखेंगे कि उसकी फॉरबिडन की वैल्यू क्या हो रही है और किस आधार पर ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा कि इलेक्ट्रॉन किस जगह पे बैठा है। ठीक, तो वहां पे आप नीचे लिखिए कि वी कैन say that the transition which involve the change the subsidiary quantum number del L ±1 are called Lippard allowed transition, have higher absorption, This rule suggests that transition from 1d to another d orbital, 1d to another d orbital, 1d to another, 1d to another d orbital, another d orbital it's also known as dd transition, dd ट्रांजिशन हो गया। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, किसी भी मेटेलिक कॉम्प्लेक्स के बारे में आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा फॉरबिडन होता है कौन सा नहीं होता है। ठीक, तो इस तरह से आप एक छोटा सा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, इस कंसेप्ट का हम लोग थोड़ा सा यूज करते हैं जब स्प्लिटिंग करते हैं वहां पे, तो आपको थोड़ा सा केवल रूल याद रखना है। ये कंसेप्ट उतना आपके एग्जाम ऑफ व्यूज के लिए, एग्जाम ऑफ पॉइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो इसके बाद का जो कंसेप्ट है, ये चूंकि अब आप हेडिंग डालिए स्प्लिटिंग ऑफ रसेल संडर स्टेट, जो एलएस कपलिंग सीखे थे, एलएस कपलिंग जो दिए थे वो रसेल और संडर ने दिया था, तो लिखिए स्प्लिटिंग ऑफ रसेल
साउंडर, SOUNDER, साउंडर्स स्टेट इन ऑक्टाहाइड्रल एंड टेट्राहाइड्रल क्रिस्टल फील्ड, टेट्राहाइड्रल क्रिस्टल फील्ड, ऑक्टाहाइड्रल एंड टेट्राहाइड्रल क्रिस्टल फील्ड। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके उसके स्टडी करते हैं। याद रखिए, अब हम आपको सीधा सा याद दिला रहे हैं, जिस तरह से आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़े थे, और आपको याद होगा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अगर जो ऑर्बिटल टूटा था वह दो भागों में टूटता है, एक को कहते हैं हम लोग Eg और एक को कहते हैं हम लोग T2G। लेकिन जब टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स आता है तो ऐसे स्थिति में ये जो दो भाग में टूटता है, तो ये जो हाई लोअर लेवल होता है वह E होता है और हायर लेवल जो होता है वो T2 होता है। वहां पर हम लोग G को नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये टूटता है T2 और ये टूटता है E में, और ये टूटता है Eg और ये होता है T2G में। ये आपके लिए, लेकिन दोनों के बीच का जो एनर्जी होता है वह 10 डेक्यू के बराबर होता है, या डेल नॉट जो होता है और डेल ओ मतलब ऑक्टाहाइड्रल के लिए वह 1 होता है। और यहां से यहां तक ये भी एनर्जी जो होता है वह डेल नॉट जो होता है, पर यहां पे T लिखते हैं फॉर टेट्राहाइड्रल, या इसको हम लिखते हैं 10 डेक्यू। एनर्जी की वैल्यू जो होती है बराबर होती है। हमने यहां पर बीच में एक लाइन बनाते थे, जहां पर हम लिखते थे कि यहां से यहां तक वैल्यू इसकी 0.6 डेल नॉट होती है और यहां से यहां तक 0.4 डेल नॉट होती है। याद है आपको? ये जो एनर्जी जो लाइनिंग खींची गई है ना, इस लाइनिंग को आगे चलकर हम लोग बैरी सेंटर के नाम से जानते हैं। यहां आपको पढ़ना है, बैरी सेंटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये जो बैरी सेंटर है, जो कि साइंटिस्ट बैरी थे, इसने इसके बारे में एक्सप्लेन किए थे, इसीलिए इस लाइन को हम लोग बैरी सेंटर के नाम से जानते हैं। जहां से हम कंपेयर करते हैं कि बैरी सेंटर लाइन से कितना एनर्जी ज्यादा ये स्प्लिट किया और कितना ज्यादा एनर्जी कम से ये स्प्लिट होता है। तो इस सेंटर को हम लोग बैरी सेंटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसी के बारे में आज पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें एक काम करिए, पॉइंट वाइज पॉइंट करके लिख लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। लिखिए, पहला पॉइंट देखिए, एन एस ऑर्बिटल इज एस्फेरिकल, सिमेट्रिकल एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय octahedral, not affected by octahedral, hence no splitting involved here, no splitting involved here। तो आपको ही पता है कि एस ऑर्बिटल का भी ब्रेक तो होता नहीं है, क्योंकि जब भी ब्रेक होता है वो डी होगा या तो एफ होगा, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, पी ऑर्बिटल इज, p orbital are directional but they have same type of orientation, these are affected by an octahedral field but to equal extent, therefore their energy level remain equal and no splitting occurs, क्या कहा इन्होंने? कहा कि इसमें चूंकि जो भी आप px लिखो, py लिखो, pz लिखो, सबका लोब एक जैसा होगा एक स्टेट में। भले इसकी ऑर्बिटल जो होती है px y pz अलग अलग ऑर्बिटल पे होता है, लेकिन जब आप एनर्जी दोगे तो सब में तो बराबर होगा। उसमें कहीं एक तो लड़ाई होगा ना कि एक लोब है, इसमें अलग लोब है, हम फाइटिंग करेंगे, आपस में रिपल्सन करेंगे। सब में एक जैसा px है, py है, सिंगल लोब इसमें स्ट्रक्चर जो भी बनता है वो एक तरह के सिमिलर स्ट्रक्चर बनते हैं। तो अगर आप बांटोगे भी तो तीनों को बराबर बराबर एनर्जी दोगे। जैसे आप डी में देते हो ना, dxy dyz dzx, तीनों के बराबर एनर्जी देते हो। तो उसी तरह से इसमें क्या होता है कि dx
पी एक्स, पी वाई, पी जेड, जो कि वो एक ही एक्सिस पर काम कर रहा है। तो भले आप इस बार बराबर 3 भागों में बांट रहे हो, लेकिन एनर्जी जब दोगे तो तीनों में एनर्जी क्या होगा, बराबर मिलेगा। जब एनर्जी बराबर मिलेगा तो ब्रेक होने की कोई संभावना ही नहीं होती है। ब्रेक कब होता, जब एनर्जी की वैल्यू अलग अलग हो जाती, तब जाकर ब्रेक होता है। जैसे डी ऑर्बिटल क्या होता है, 2 भाग में टूटता है, एक हायर और एक लोअर। हायर में क्यों टूटता है, क्योंकि उसके लोब जो होते हैं, लिगेंड्स के जो लोब होता है, सॉरी, जो मेटल के जो लोब्स होते हैं वो लिगेंड्स और मेटल के लोब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसके चलते इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है। तब ये एनर्जी क्या करता है, हाई रिपल्सन फोर्स काम करता है, ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है। अगर आपको इस कंसेप्ट के बारे में नहीं याद है तो आप देखना, लेक्चर अपलोड किया गया है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वहां पर आपको इस अपलोड किया हुआ सारी चीजें, वहां आप समझ सकते हो कि डी ऑर्बिटल टूटता है तो कैसे टूटता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि पी में भी कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। अब लिखो डी के लिए, थर्ड पॉइंट पे लिखो, द 5d ऑर्बिटल आर स्प्लिट बाय octahedral filled into two levels level two levels T2G में क्या क्या आता है, dxy, dyz और dzx एंड Eg क्या आता है इसमें, dx स्क्वायर माइनस dy स्क्वायर और dz स्क्वायर, हैविंग डिफरेंट एनर्जी। द डिफरेंस बिटवीन टू लेवल इज 10 dq, 10 dq, 10 dq आप पढ़ चुके हैं। ये आपका डी ऑर्बिटल है, 2 भागों में टूटता है, एक होता है आपका T2G और एक होता है Eg, और इनके बीच का ऑर्बिटल होता है कितना, 10 dq। पढ़े हैं ना, ये आप पहले से आपको पढ़ाया जा चुका है। और इसके बीच का सेंटर होता है, इसको हम लोग कहते हैं, अभी हम लोग नाम दिए थे बेरी सेंटर। ठीक है, तो इसका नाम होता है बेरी सेंटर, जहां से इसकी एनर्जी जो होती है 0.6 डेल नॉट या 6 dq की होती है, और यहां से यहां तक 0.4 क्या, 0.4 डेल नॉट यानी कि 4 dq की होती है। ये डेल नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ये O फॉर, हम लोग नॉट पढ़ते हैं पर वो एक्चुअली वो होता है O फॉर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, आप इसको बना लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए, देयर आर 7 f ऑर्बिटल, देयर आर 7 f ऑर्बिटल। 7 f जो होता है वह कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने ऑर्बिटल होंगे, 7 ऑर्बिटल होंगे। तो 7 f ऑर्बिटल दिस स्प्लिट इनटू ऑक्टाहेड्रल filled into 3 level, into 3 level, into 3 level। तो कहा कि ये 3 लेवल में टूटता है। ठीक, वो कौन कौन से लेवल होते हैं, तो कह रहा है कि जो F होता है वो आगे चलकर 3 लेवल में टूटता है। एक लेवल ये, और दूसरा लेवल ये चूंकि होता है बियर सेंटर, और ये आपका तीसरा लेवल। ये कौन सा सेंटर है हमारे पास, आप इसको हमेशा याद रखना, जो भी हमारे पास बेरी सेंटर होता है इसी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस। तो इसके 3 लेवल में टूटता है। ठीक है, जब फर्स्ट लेवल होता है इसको लोग कहते हैं T1G, ठीक, दूसरा होता है इसको लोग कहते हैं T2G, और तीसरा जो होता है उसको लोग कहते हैं A2G। T1G, T2G, A2G। ठीक है, अब देखो यहां पे 3 लेवल,
अब जो एनर्जी लेवल जो होता है वह T2G से बेरी सेंटर का जो एनर्जी लेवल होता है वह 2 होता है। ठीक है, तो यहां पे डेल नॉट कितना आ जाएगा 0.2। जो T1G का होता है ये आता है 6 मतलब डेल नॉट कितना आ जाएगा 0.6। और इसकी जो एनर्जी होती है वह 12 की होती है, मतलब डेल नॉट कितना आ जाएगा 1.2 आई बात समझ में। तो ये होता है F के लिए 12 2 और तो F जो होता है वह 3 ऑर्बिटल में टूटता है और P जो टूटता है वह सॉरी F जो होता है वह 3 में टूटता है, D में टूटता है। जो F टूटा 3 में A2G T2G और T1G, और जो P होता है सॉरी D होता है वो 3 भाग में टूटता है, सॉरी 2 भाग में टूटता है T2G और EG। तो हम इसका एक समरी बना दें तो क्या लिखेंगे S एंड P डू नॉट स्प्लिट। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट d ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू स्टेट ऑफ, या आप लिख सकते हैं इनटू 2 स्टेट्स। कौन कौन से T2G और EG, या EG एंड T2G। हायर को पहले लिख लेते हैं, चलो EG एंड कोई भी लिख सकते हो T2G। ठीक है, और तीसरा पॉइंट F ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू 3 स्टेट्स। कौन कौन से लिखना शुरू करो A2G, फिर A2G, फिर उसके बाद T2G और T1G। ठीक है, और इसी को चूंकि आगे चलकर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था मोलिकिन, इन्होंने इसके बारे में बताया था। ये जो स्प्लिटिंग है इसके बारे में एक्सप्लेन जो बाद में किए उसका नाम था रॉबर्ट एस मोल्किन। इसीलिए इसको आगे चलकर हम लोग कहते हैं मोल्किन सिंबल। जो ये सिंबल यूज करते हैं ना E2G T2G, इस सिंबल को एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था रॉबर्ट एस मोल्किन, मोलिकिन MULIKEN। तो इसीलिए जो ये सिंबल यूज करते हैं ना, ये सारे सिंबल को आगे चलकर हम लोग मोलिकिन सिंबल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, ये T2G EG जो शब्द जो था उसको मोलिकिन साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसको आगे चलकर हम लोग मोलिकिन सिंबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, मोलिकिन सिंबल के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या, D के लिए, S के लिए, S P D और F, तीनों के लिए आप कौन कौन से ऑर्बिटल आप बनाएंगे। ठीक है, ये बहुत आसान कंसेप्ट है। तो जब आप ऑक्टाहेड्रल का बना ही लिए तो क्यों ना हम टेट्राहेड्रल का बना लें। ऑक्टाहेड्रल का बना लिए तो टेट्राहेड्रल बनाने के लिए क्या करेंगे, बस आप दोनों की कंप्लीट, जिस तरह से ऑक्टाहेड्रल है आप CFT पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे कि ऑक्टाहेड्रल की तरह ही टेट्राहेड्रल के रूप में काम करता है। तो अगर हम मान लीजिए कि हमारे पास एक हम कंपैरेटिव स्टडी कर लें, ठीक, तो अगर हम मान लो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म लिखें, स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म यहां पर हम लिखते हैं, ठीक है, और यहां पे हम एक तरफ जो मोल्किन सिंबल है, मोल्किन सिंबल, ये हम इसको क्या करते हैं, एक लिख देते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड और एक लिखते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल फील्ड। ठीक है, अब समझो, अगर मान लीजिए कि हमारे पास S था, ठीक है, S, तो सिर्फ ये एक ऑर्बिटल होगा, वो होगा A1G, और जैसे ही टेट्राल होता है जहां G होता है वह हट जाता है, हम लोग कहते हैं A1। अब कोई पता है
कि ऑक्टाहेड्रल में जी होता है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, और यहां से टेट्राहेड्रल में जी जो होता है वो हट जाता है, ठीक। उसके बाद पी जो था, यहां पर भी सिर्फ एक ऑर्बिटल A1G, तो यहां पर क्या आएगा A1, ठीक है। डी जो होता है वह 3 भाग में टूटा था, सॉरी 2 भाग में टूटा था, एक था EG और दूसरा था T2G। यहां पे क्या होगा E और T2, वहां से G हटा दो। SPD F कितने में टूटा था? 3 में टूटा। कौन कौन से था? A2G, T2G और T1G। या आप एक काम करो, इसको A2G या T1G ऐसे सजा दो, T1G और T2G या T2G T1G, बात देखिए आप जैसे लिखना लिखो। तो क्या होगा A2 प्लस T1 प्लस T2। चलो हम 2-4 और लिख देते हैं, F के बाद G लिखते हैं, ठीक है। G जो होता है वो आगे चलकर 4 भाग में टूटता है, A1G, EG, T1G, T2G। क्या होगा टेट्राहेड्रल के लिए A1, E, T1, T2। तो इस तरह से ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है छोटे छोटे खंडों में, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से आपको ये सब चीजें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां तक हम लोग जब पढ़ लिए, इसके बाद T1, T2 की जो स्प्लिटिंग होगा, अब इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ये ट्रिपलेट टर्म, और तो अब ट्रिपलेट या डबलेट या सिंगलेट, ये सब सिस्टम आप यहां तक हम लोग पूरी चीजें कवर कर लिए। अब जो हम लोग सीखने जाएंगे, तो जो नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है उसका नाम है, आप क्योंकि इस कंसेप्ट को पहले से भी सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बस आपको केवल हम रिवीजन करा देते हैं। हेडिंग डाल लीजिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये आप पढ़े होंगे, पता है कहां? सेकंड ईयर के डी ब्लॉक के एलिमेंट में, जहां आप डी ब्लॉक पढ़े होंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, वहां पर ये चैप्टर, ये टॉपिक पढ़े थे, जहां पे आपको मिला होगा कि जो भी हमारे पास लिगेंड्स होते हैं, वो लिगेंड्स की रिएक्टिविटी के आधार पर हम दिखाते हैं कि कौन सा लिगेंड्स ज्यादा स्ट्रांग अटैक करता है। वहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट के रूप में हम लोग पढ़ते हैं पाई बॉन्ड को, सिग्मा बॉन्ड को। वहां पाई बॉन्ड का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जिसके पास लोन पेयर हो, अगर पाई बॉन्ड हो तो क्या करेगा, वो अधिक स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के रूप में काम करता है, ठीक है। तो उसमें हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिगेंड्स होता है, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कंसेप्ट आता है। वीक फील्ड लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स वो होता है जिनके पास कम से कम, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स तो जितने भी हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो होंगे, नो डाउट। लेकिन अगर आपको उसी इलेक्ट्रोनेगेटिव में अगर वीक और स्ट्रॉन्ग ढूंढना होगा तो कैसे ढूंढेंगे? कंसेप्ट याद रखेंगे हमेशा। पहली चीज आप उसमें देखेंगे कि कहीं किसी में पाई बॉन्ड तो नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा मजबूत जो होता है पाई बॉन्ड के पास होता है। तो पाई बॉन्ड के जो लिगेंड्स होते हैं, जितने पाई बॉन्डेड लिगेंड्स होंगे, जैसे सीओ हो गया, एंड सीओ के पास एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता है, तो सीओ हो गया, या आपके पास क्या करते हैं CN हो गया, NO2 हो गया, ऑर्थोफिनॉल हो गया, इनके पास क्या होता है, पाई बॉन्ड होते हैं। और जिनके पास पाई बॉन्ड होगा वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आप पढ़ा चुके हैं, आप अगर आपको लेक्चर अगर आपका सेकंड ईयर आपका अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा, तो हम डी ब्लॉक का लेक्चर अपलोड किए हैं, आप सेम चैनल पर ही आप वहां देखेंगे, प्लेलिस्ट में आपको डी ब्लॉक मिल जाएगा, और आप उसको पढ़ लीजिएगा, तो आपको कम से कम ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कंसेप्ट वहां से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक काम करिए, लिखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें लिखिए द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ब्रैकेट में लिख लो डेल्टा स्प्लिटिंग एनर्जी को हम लोग यहां रिप्रेजेंट करते हैं डेल से, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो आप उसका ऑर्डर लिख लीजिए, आयोडीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, क्लोरीन माइनस, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन साइनाइड, सल्फोनिल, फिर उसके बाद होता है फेरस
फ्लोराइड आयन, हाइड्रोक्सी आयन, उसके बाद होता है एसीटेट आयन, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्जेलो आयन, ऑक्जेलो आयन। फिर उसके बाद आता है आपका H2O। फिर आता है आपका फिर उसके बाद आता है यहां से NCS। फिर आता है ग्लाइसिन, फिनाइल और NH3 का करीब करीब बराबर होता है, करीब करीब बराबर होता है, ठीक है। फिर आता है इथीन, इथीन के बाद आता है डाइफिनाइल और ऑर्थोफिनाइल की करीब करीब बराबर होता है। फिर आता है NO2 माइनस, फिर आता है Cn माइनस और सबसे ज्यादा होता है CO का, ठीक है। तो यहां पे जो होता है वह स्मॉल डेल होता है और यहां पे जो होता है वह लार्ज डेल होता है, ठीक है। इसीलिए यहां पे चूंकि अभी इसमें क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहां पर क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होने के चलते इसके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रूप में काम करता है, ठीक। तो यहां से आगे आपके पास लार्ज यानी कि ये जो वैल्यू होता है इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये जो होता है वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो इसमें काफी जो सबको आपको याद नहीं आए तो आप एक काम करना, कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लेना, ठीक है। जैसे में हैलाइड्स, हैलाइड्स आपको याद करना होगा। इसके बाद जितने हैलाइड्स के बाद आता है C2O4 2 माइनस, ठीक है। फिर इसके बाद H2O, फिर उसके बाद NH3, फिर इसके बाद इथाइलिन, फिर उसके बाद NO2 माइनस, फिर उसके बाद Cn माइनस और CO। आप इसको याद रख लेना अगर आपको ऊपर वाला याद करने में दिक्कत हो तो, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में यहीं से रह जाते हैं, उससे अधिक नहीं जाते हैं, ठीक है। तो आप नीचे वाले को याद रख लेना, मोस्ट कॉमन लिगेंड्स होते हैं, इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊपर वाले के क्वेश्चन जो होते हैं काफी रेयर केस में होते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है कि हैलाइड्स के जो लिगेंड्स होते हैं सबसे ज्यादा फ्लोराइड का, फिर उसके बाद क्लोराइड का, फिर उसके बाद ब्रोमाइड का और फिर उसके बाद आयोडाइड का। तो सबसे वीक जो होता है आयोडाइड का, सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है वह फ्लोराइड का, ठीक है। ये सारा एक्सप्लेनेशन जो है हम आपको डी ब्लॉक वाले क्लास में जो पढ़ाए वहां पे हम कर चुके हैं, ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे, पूरे स्पीच को करने के सीरीज को आप आसानी से लिख सकते हैं। इसी के बेसिस पर हम लोग मेटल आयन का स्पेक्ट्रोस्कोपी निकालते हैं तो वहां से हम लोग को क्या करता है, जो ऑर्डर निकलता है, जो एलिमेंट्स की ऑर्डरिंग निकालते हैं, तो सबसे कम किसका होता है, मैग्नीज 2+ लिगेंड्स के अटैच पर। तो मैग्नीज 2+, निकल 2+, कोबाल्ट 2+, फेरस 2+, फेरस 3+, मैग्नीज निकल कोबाल्ट फेरस, ठीक है। उसके बाद क्रोमियम हमारे पास 3+, कोबाल्ट 3+, फिर मैग्नीज 4+, मोलिब्डेनम 3+, लीड 4+, पोलोडियम 4+, इरिडियम 3+, रिविडियम 4+, और लास्ट में प्लेटिनम 4+। तो ये है स्पेक्ट्रोस्कोपी सीरीज, आप याद कर सकते हो, ऐसे आपके किसी काम का नहीं है ये, ठीक है। उसमें कंपटीशन पूछे नहीं जाते हैं, अगर आपको याद करना है तो आप कर सकते हो, हम लिख दिए ताकि आप आसानी से याद कर सको, ठीक। क्योंकि यहां पे ये जितने भी ऑर्डर दिखाई दिया है ना, ये सारे के सारे यहां पर पाए जाने वाले सिग्मा और पाई बॉन्ड के आधार पर है। प्लेटिनम 4+ होता है, क्योंकि प्लेटिनम हायर एलिमेंट होता है और इनके पास जो होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाने वाले कॉम्प्लेक्स काफी अच्छे पाए जाते हैं। तो इसीलिए ये क्या करता है, यहां पर इसमें कोबाल्ट काफी अधिक मात्रा में CO कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ अच्छा काम करता है। तो इसीलिए यहां पे क्या होता है, जो पाई बॉन्ड पाया जाता है और इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्ग यहां पर काम करता है, इसलिए सबसे हायर ये मेटालिक लिगेंड्स के रूप में काम करते हैं, ठीक। तो ये है आपका बेसिक कंसेप्ट। अब जब अगला क्लास शुरू करेंगे तो उसमें होगा स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्स। अब हम ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्स को लेंगे, ठीक है, जिसमें D1, D2, D3, D4 ये जो मेटल है ट्रांजिशनल मेटल, जैसे CuSO4
या क्या कहते, सॉरी, FeCN6 हो गया, ये सब जिस तरह से कम्प्लेक्स होते हैं उनका हम किस तरह से स्पेक्ट्रा निकालते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू सो मच।